एक तरफ बांसुरी की मधुर तान हो और दूसरी तरफ सिविल सर्विसेज की कड़ी परीक्षा। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे में पूरक होते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही चाहिए बहुत सी लगन। और ये दोनों चीजें एक व्यक्तित्व ने इन दोनों में महारत हासिल की, और वो है श्रीमती लीना महेंद्ले जी, जो कि है हमारी आज की प्रेरणा स्रोत। लीना महेंद्ले जी ना सिर्फ एक सिविल सर्वेंट है, बल्कि उन्हें बांसुरी बजाने का भी बहुत शौक है, और दूसरी तरफ अपने अनुभवों को शब्दों में उतारना उनकी हॉबी है। आज की हमारी प्रेरणा स्रोत लीना महेंद्ले जी, जो इन दिनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी हैं पीसीआरए की। श्रीमती लीना महेंद्ले धरनगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र में जन्मी और 1974 में बन गई आईएएस ऑफिसर। आजकल आप भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आप जब आईएएस बनी तब देश की इस प्रशासनिक सेवा में बहुत कम लड़कियां आती थीं। ये सही है, उस समय ज्यादा लड़कियां आईएएस या आईपीएस में नहीं आती थीं, लेकिन मेरे घर में पेरेंट्स और मेरे टीचर्स या पेरेंट्स से मिलने जुलने के लिए जो भी लोग आते थे, जैसे डीएम हुए या एसपी हुए, इनका हमारे घर में फादर के यहाँ आना जाना होता था। तो इन सब से प्रेरणा मिली कि भाई आप इंटेलिजेंट हैं तो इस सर्विस में आइए, और ये बहुत बेहतरीन सर्विस है, अच्छी सर्विस है, जिसमें आप देश के लिए कोई पॉलिसीज बनाते हैं, देश को विकास के रास्ते पे ले चलते हैं, तो उसमें आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। इन अ वे यू कैन लीड द कंट्री टू डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत आकांक्षा थी कि इसमें मैं आऊं। गांव की समस्या को समझना आपके लिए समस्या तो नहीं बनी? नहीं, देखिए मैं गांव में ही जन्मी हूँ, गांव में ही बढ़ी हूँ, और जहाँ मैंने पढ़ाई की दरभंगा, हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस था, बट वो भी कोई बहुत मेगा सिटी या इस तरह का तो था नहीं। और मुझे गांव के माहौल से मुझे कोई परिचय ऐसा हो ऐसा नहीं लगता। आई फील क्वाइट कंफर्टेबल देयर। और थोड़ी ये भी खासियत है कि उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी डायलेक्ट, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ लेती हूँ। एक समझिए कि उस तरह की एक नैक या देन है, तो इसलिए उनके साथ रैपोर्ट बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और मुझे लगता है कि जब तक हम हमारे देश में गांवों की समस्याएं नहीं समझेंगे, जब तक हम गांवों के साथ अपना रैपोर्ट नहीं कायम करेंगे, उनके बीच नहीं बैठेंगे, उनके सुख दुख को नहीं समझेंगे, तब तक जो भी हम राजधानी के शहर में बैठ के, चाहे वो मुंबई हो या दिल्ली हो, राजधानी शहर में बैठ करके हम जो योजनाएं बनाएंगे वो हम धरती पे लागू नहीं कर पाएंगे। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में क्या सोचते हैं, हमारा सामान्य नागरिक क्या सोचता है, वो क्या चाहता है। आजकल आईएएस में लोग डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, आईएएस की जो सर्विस है, इसके लिए कहा जाता है कि इट इज अ जनरलिस्टिक सर्विस। लेकिन जनरलिस्ट का ये मतलब नहीं है कि उसे कुछ भी नहीं आना चाहिए, उसे बहुत कुछ आना चाहिए। तो जैसे आज देखिए कि किसी भी बिजनेस को आप देखिए तो वो कहते हैं सबसे पहले हमें मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है? मैनेजमेंट एट अ नेशनल लेवल इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम मुझे लगता है कि इस फील्ड में जितने तरह के लोग आए वो कम है, और हर फील्ड से, हर स्पेशलिटी का आदमी यहाँ आकर के अपनी स्पेशलिटी को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मानती हूँ। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन टाइप का नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। he or she has to be master of at least 2 or 3 trades and jack of many others। तो ये तो रिक्वायरमेंट है इस सर्विस की कि इसमें हर तरह के लोग इसमें आए और अपने प्रोफेशनल नॉलेज के बदौलत इस सर्विस की जो ऊंचाई है
उसको और भी ऊंचा करे, इस सर्विस की गहराई को और गहरा करे, इस सर्विस को और पूर्ण रूप से इसको बनाए। मैं समझती हूँ कि ये बहुत आवश्यक है। पीसीआरए का क्या काम है? पीसीआरए का मेन काम ये है कि हम फील्ड एक्टिविटीज करते हैं, एनर्जी ऑडिट्स वगैरह इंडस्ट्री सेक्टर में करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम एनर्जी ऑडिट्स करते हैं या ड्राइवर उनके ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं। हमारा मास अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। इसके अलावा रिसर्च का प्रोग्राम होता है और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ लिंकिंग करके लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने में, जीएचजी एमिशन को रोकने में और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने में। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं उनके बाबत फिर गवर्नमेंट को हम नोट्स वगैरह देते रहते हैं। ये बेसिकली पीसीआरए का काम है। पेट्रोलियम उत्पाद पर हमारा देश बहुत धन खर्च करता है। इस दिशा में पीसीआरए क्या कर रहा है? देखिए, हम 90,000 करोड़ के लगभग हम आज पेट्रोलियम का इंपोर्ट करते हैं और इसमें संभावना है कि हम काफी बचत कर सकते हैं। 20% बचत भी अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ 18 से 20,000 करोड़ की बचत हर साल हम कर सकेंगे। तो एक तो ये मुझे लगता है कि अगले 10 वर्षों में हमें पीसीआरए की एक्टिविटीज को इस तरह से गेयर अप करना होगा कि हम उस अचीवमेंट को, हम उस टारगेट को हम छू सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी जब हमारे पास आती है तो इसका डायरेक्ट हमारे इनकम से, हमारे अर्निंग से, हमारे प्रॉफिट से इसका संबंध होता है। तो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज में लोग इस बात को रियलाइज करें और हमारी एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में जो आज हम पूरी दुनिया में बहुत पीछे हैं। मतलब ये माना जाता है कि $1 जीडीपी का निर्माण करने के लिए हम जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं वो अमेरिका में जितनी ऊर्जा $1 के लिए खर्च होती है, $1 का निर्माण करने के लिए, उसकी अपेक्षा हम 3 गुनी अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। और जापान में जो $1 के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है उसके मुकाबले हम 8 गुनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। तो इससे हमें संभावना नजर आती है कि हम अच्छा प्रोडक्शन करते हुए भी बहुत कम ऊर्जा का खर्च करके भी अच्छा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, जैसे आज जापान कर रहा है, हॉलैंड कर रहा है या दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं। तो उस टारगेट को जब तक हम नहीं छू लेते तब तक मुझे लगता है कि पीसीआरए को चैन से नहीं बैठना चाहिए और देश को भी चैन से नहीं बैठना चाहिए। आप नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जॉइंट सेक्रेटरी भी रही हैं। वहां पर आपने क्या उल्लेखनीय कार्य किए हैं? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में जो मेरी पोस्टिंग रही, ये इसको मैं बहुत उपयोगी और लाभप्रद समझती हूँ, इसलिए कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन इस पोस्ट में आने के बाद मुझे बहुत नज़दीकी से और हर प्रश्न को बड़ी गहराई से उसको एनालाइज करने का एक मौका मिला और उसके तह तक जाने की जो बात थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। मेरे मन के मुताबिक कुछ अच्छे वहाँ पे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने का अवसर मिला। तो कुल मिलाकर के जैसे औरतों की जो प्रमुख समस्याएं हैं, एक तो महिला भ्रूण हत्या है, दहेज की समस्या है, उनमें शिक्षा बहुत कम है, निरक्षरता हो या शिक्षा हो ये बहुत अधिक है, उनके काम का कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है, वैल्यूएशन नहीं होता है और एक आत्मसम्मान की बात होती है। तो और मुझे लगता है कि महिलाएं जितनी भ्रमणशील होंगी उतना उनका सक्षमीकरण या सशक्तिकरण अधिकता से होगा। तो ये जो मेरे दिमाग में ये एक प्रीमाइस था उसको भी जांचने का, परखने का मुझे मौका मिल गया एनसीडब्ल्यू में और जांच के बाद मुझे मेरा जो मत था वो और भी दृढ़ हो गया कि मुझे लगता है कि औरतों को बहुत बड़ी संख्या में भ्रमणशील होना चाहिए। जब मैं कलेक्टर थी सांगली जिले में
तो हमारे ज़िले में और बगल के कुछ 3-4 ज़िले जो कर्नाटक बॉर्डर से हैं, इन ज़िलों में एक देवदासी की प्रथा बहुत है और उससे हमारी स्त्रियां बहुत प्रभावित थीं, अफेक्टेड थीं, सफ़र कर रही थीं। तो मैंने सोचा कि एक सरकारी ही कार्यक्रमों के अंतर्गत लेकिन इनके आर्थिक पुनर्वास की कोई योजना बनाई जाए। तो उस योजना पे मैंने करीब करीब 6 साल काम किया और एक अच्छा उसका फल निकला। करीब करीब 170 देवदासियों को हम इसमें लाभ दे पाए और आज भी वो चल रही है। वो एक प्रोडक्शन सेंटर उनका बना है तो चल रहा है। तो एक प्रयास था उनको एक नया रास्ता दिखाया जाए, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, कुछ मार्केटिंग की उनको समझ दी जाए और ताकि वो अपने पैर पे खड़ा होने के लिए उनके पास एक अल्टरनेटिव हो। उनको ऐसा नहीं लगे कि उनकी पूरी जिंदगी जो है वो एक देवदासी के हिसाब से ही उनको बितानी है। श्रीमती लीना मेहेंदले की बहुत सारी हॉबीज हैं, लिखने पढ़ने से लेकर कुछ अलग भी, जैसे प्रकृति अवलोकन, म्यूजिक सुनना, लिखना, पढ़ना, ट्रैवलिंग, काफ़ी कुछ मैं बच्चों के लिए भी लिखती हूँ, पॉपुलर साइंस के लिए भी लिखती हूँ और जो कथा या पोएट्री, ये जो फिक्शन टाइप की राइटिंग है वो वैसे मेरा ओरिजिनली वो मैं नहीं लिखती हूँ, लेकिन ट्रांसलेशंस मैं बहुत अच्छे करती हूँ क्योंकि कई भाषाओं की जानकारी है तो ट्रांसलेशंस मैंने बहुत किए हैं। श्रीमती मेहेंदले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, जहां उन्होंने पूरे देश में नेचुरोपैथ्स का एक नेटवर्क बनाया। योगाभ्यास में आपका संपूर्ण विश्वास है।